के हेलो फ्रेंड्स। अब हम आज आपको दिस इज डेट इज 26 4 अप्रैल 2025 और बीपीएससी मेंस में आज जो है जीएस पेपर 1 का एग्जाम हो चुका है, जिसके डीआई और स्टैटिस्टिक्स पोर्शंस, स्टैटिस्टिक्स ऑब्लिक डीआई डाटा इंटरप्रिटेशंस, इस सेक्शंस का जो कि जीएस पेपर का सेक्शन 3 होता है, सेक्शन 3, इसके आज अब हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। अब आपको इसके सॉल्यूशन देखने हैं कि कैसे आपने एग्जाम में सॉल्यूशन किया है या आपकी कहां पे कमियां रही हैं, ये सब चीज अब आप देख पाएंगे। ओके, तो लेट्स सी, हम लोग मूव करते हैं यहां पे। ये है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 3 का जो पहला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चंस आपके सामने ये है। ये क्वेश्चन है, इसका हिंदी वर्जन भी अब हम आपको सामने दिखा रहे हैं। लेट्स सी द सेकंड पार्ट जो है, हिंदी वर्जन भी यहाँ पे क्वेश्चंस का है। फर्स्ट पार्ट में जो इस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में the following table demonstrate the number of candidates appeared, qualified and selected. So किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 तरह की बातें हैं कि जो बच्चे एपियर हुए हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं और जो सेलेक्ट हुए हैं। जैसे 1994 में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 1994 दिल्ली में 8000 बच्चे 1994 में किसी एग्जाम में एपियर हुए थे, जिसमें 850 ही क्वालिफाई हुए। ठीक है, 850 क्वालिफाई हुए, मतलब उन्हीं वही जो है अहरक सेवा रखते थे, मतलब वो होने के लायक था उनका। उसमें से सिंपली 94 का ही सिलेक्शन हुआ है। तो ये दिल्ली का पूरा डाटा है, 1994, 95, 96, 97, 98, 99, 2000। उसी तरह हिमाचल प्रदेश का है, यूपी का है, पंजाब का है और हरियाणा का है। ये डाटास आपके सामने है और अब इन डाटास के बेसिस पर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द इन विच स्टेट, किस स्टेट में द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड ओवर द ईयर्स इज मैक्सिमम। सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं, मतलब चयनित की बात कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, उसकी बात कर रहे हैं। और उसमें भी पूछा जा रहा है कि एवरेज किस, तो एवरेज, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपली इस जगह पे जो करना चाहिए वो ये कि यहां पर मान लीजिए जैसे दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली की बात करें तो ये जो है आपका चयनित जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर दिल्ली के लिए, इनका एवरेज निकाल लीजिए। उसी तरह हिमाचल प्रदेश वाले का एवरेज निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश वाले का एवरेज निकाल लीजिए, और फिर पंजाब वाले का निकाल लीजिए, और हरियाणा वाले का भी एवरेज निकाल लीजिए। और ये एवरेज निकाल के अब आप बता सकते हैं कि किस राज्य के विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों का औसत अधिकतम रहा। सो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो अगर हम लोग एवरेज की बात करें तो दिल्ली की बात करते हैं। अगर दिल्ली के लिए अगर ओवरऑल एवरेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट, एवरेज ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट की बात करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 94 प्लस 48 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 72 एंड डिवाइडेड बाई, सो 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 डाटा है तो इसको जोड़ के 7 से भाग दे देना चाहिए। तो जोड़ने के बाद और 7 से जब हम लोग भाग देते हैं तो ये आता है 75.85, ये इतना इसका एवरेज आया। सो अब आप देखो दिल्ली वाले के लिए एवरेज जो मैंने निकाला दिल्ली के लिए, अब मैं आपको जस्ट यहां पे आता हूं कि जब हमने दिल्ली के लिए एवरेज निकाला तो एवरेज मेरा निकल कर आया 75 दिल्ली के लिए 75.85। अब उसी तरह मैं अब निकालता हूं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के लिए HP, हिमाचल प्रदेश, इंग्लिश में क्या दिया है जी, HP, हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश के लिए जब मैं एवरेज निकालूंगा तो क्या करूंगा, 82 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 86 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 88, यानी कि यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा 82 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 86 प्लस 75 प्लस 80 एंड प्लस योर 88, ठीक है। एंड इसको हम लोग भाग देंगे किससे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे और ये कितना आता है 78 एग्जैक्ट। सो अब आप चलिए कि हिमाचल प्रदेश के बाद उसी तरह हम लोग यूपी का एवरेज निकालेंगे, तब कितना आता है ये 74, एंड देन इट इज पंजाब 70.14, एंड देन इट इज हरियाणा 71.14। ओके, सो अब आप देखो क्या करना है, ये सभी डाटास को जोड़ के और 7 से भाग देना है, यहाँ पे डाटास को जोड़ के 7 से भाग देना है, यहाँ पे भी 7 से भाग देना है, इनको भी जोड़ के 7 से भाग देना है। सो ये हमने कंक्लूजन के तौर पे निकाला, और मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखता हुआ डाटा जो दिख रहा है वो दिख रहा है हमारे पास नथिंग बट योर हिमाचल प्रदेश। सो इस तरह से हम ये कर सकते हैं कि किस राज्य के लिए विभिन्न वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की का औसत अधिकतम है, दैट इज योर हिमाचल प्रदेश। ओके, इसको 1-2 बार जरूर करेक्शंस करके चेक कर लीजिए कि ये डाटा सही हो, ऐसा ना हो कि हम लोग कोई गलती कर दें जो है जोड़ घटाव में। तो एक बार आप जस्ट एक एवरेज पर है, और ये भी आप देखेंगे कि इसके जस्ट पहले मैंने कुछ वीडियोस आपको भेजे थे, और कैसे हम लोग DI की तैयारी करेंगे 70th पे, उसमें मैंने बताया भी था कि भाई ये जो है ना एवरेज पे सबसे पहले सवाल आता है। देखिए एवरेज पे सवाल आ ही गया ना। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपका क्लियर है कि एवरेज, दिल्ली का एवरेज जोड़ लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, और फिर जस्ट उसमें से जो सबसे अधिकतम है वो आपका आंसर हो गया। बी पार्ट में चलिए, फॉर विच ईयर द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम हरियाणा। अच्छा, तो अब सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा है और कहीं नहीं जाना है। तो अगर आप लोगों ने इसको अगर नोट कर लिया हो तो फिर मैं इन सभी डाटास को मिटा भी दूं, ठीक है, सभी डाटास को मिटा देता हूं। ओके, इसको मिटा के और मैं फिर आप अपने बी पार्ट के क्वेश्चंस के लिए हम लोग मूव करते हैं। ओके, सो ओके, सो अब जहां तक बात है कि अब हम लोग को हरियाणा का, ये अब आ जाइए यहां पर, और बी पार्ट में पूछा जा रहा है, बी पार्ट में ये पूछा जा रहा है, फॉर विच ईयर द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम हरियाणा ओवर द कैंडिडेट्स अपीयर्ड फ्रॉम द हरियाणा इज हाईएस्ट। तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लिए पूछा जा रहा है, और वो भी परसेंटेज की बात की जा रही है कि सबसे ज्यादा। तो अब यहां देखो क्या है ना कि हम लोग सिंपली अब हरियाणा पे ही अपने आप को फोकस कर देंगे। कहां पे फोकस करेंगे, ओनली ऑन हरियाणा। और यहां पे जितने लोग शामिल हुए और जितने लोग चयनित हुए, अब परसेंटेज निकालना है। तो अब देखो यहां पे मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं, तो बी पार्ट के लिए चलते हैं, फॉर हरियाणा, ठीक है, क्योंकि हरियाणा के लिए पूछा गया तो हरियाणा की बात करते हैं। फॉर हरियाणा ईयर, कौन से ईयर में, तो भाई 1994, ठीक है, 1994 में परसेंटेज क्या पूछा है, परसेंटेज कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम द हरियाणा, क्वालिफाइड इट इज, देखो क्वालिफाइड के लिए चयनित की बात नहीं है, ठीक है, यू थिंक अबाउट अहर्ता वाले में चलिए, क्योंकि वर्ड्स देखिए यहाँ पे जो है क्वालिफाइड और एपियर्ड। सो हम लोग की बात की जा रही है, क्वालिफाइड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम हरियाणा ओवर द कैंडिडेट्स एपियर्ड फ्रॉम हरियाणा इज हाईएस्ट। तो अब यहाँ पे परसेंटेज क्वालिफाइड, ठीक है, क्वालिफाइड, परसेंटेज क्वालिफाइड का मतलब कैसे निकालेंगे, देखो 700 आदमी क्वालिफाई किया है, तो 700 डिवाइडेड बाय कितना शामिल हुआ था, तो 6400 शामिल हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हमने इसको किया 0 0 यहां कैंसिल, 0 0 यहां कैंसिल, तो ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 64, 10.93% आया, ठीक है। ये किस चीज का है,
ये है क्वालिफाइड का, दिमाग में रखना है जी, क्वालिफाइड, सिलेक्टेड का नहीं है, क्योंकि यहां पे देख लो अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का हरियाणा में शामिल उम्मीदवारों का प्रतिशत केस में ज्यादा है, तो ये 94 के लिए था। उसी तरह 1995 के लिए सेम जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड विल बी इक्वल टू 650 आदमी क्वालिफाई किया, 7100 आदमी शामिल हुआ, तो 650 में जब हम लोग 71 से भाग देते हैं कितना आ जाएगा जी? 9.15%। सेम वे अगर आप निकालेंगे, अभी आपने निकाल लिया, अभी आपने निकाल लिया 1995 के लिए, अब आप निकालिए 1996 के लिए। 1996 के लिए कितना हो जाएगा? 1996 के लिए 6.73%। उसी तरह 1997 के लिए 1997 540 बटा 6400 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 540 में 64 से भाग देना है। कितना आएगा? 540 डिवाइडेड बाई 64। कैलकुलेटर यूज करें। 540 डिवाइडेड बाई 8.43%। ठीक उसी तरह 1998 में ये प्रतिशत, यानी 1998 में जाएंगे तो हो जाएगा आपका 600 बटा 4500, तो कितना आएगा? 13.33%। ठीक उसी तरह 1999 में 650 बटा 5500 गुना 100 कितना आया? 11.81%। एंड 2000 ईस्वी में सेम परसेंटेज जो अगर निकालते हैं तो 620 बटा 6000 इंटू 100, हाँ 620 डिवाइडेड बाई 6000 इंटू 100, हाउ मच? ये 10% से थोड़ा ज्यादा आएगा, 10.33। अब यहां पे देखो, अब आपका सवाल में पूछा गया था कि इन विच ईयर द स्टेट द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन द, सॉरी ये बी पार्ट, इसमें हाईएस्ट डाटा कौन सा है? तो अब हाईएस्ट आप सोचिए कि भाई 10, 9, 6, 8, 13, 11, 10, यानी कि 1998 में। ठीक है, 1998 में 13.33% कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। तो फॉर विच ईयर? तो यहां पे इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 1998। 1998 में सबसे ज्यादा परसेंटेज निकल कर आया, वो निकल कर आया आपका 600 बटा 4500, 600 बटा 4500 इंटू 100। जब आप देखेंगे यहाँ पे 15 तिया 45, 15 चौका 60, 40, यहाँ पे 13.333% आया था। सो ये सबसे ज्यादा परसेंट है, दैट इज बी का आंसर दिस। ए के आंसर में ओवर विच ईयर्स हम लोगों ने यहाँ पे, ओवर विच स्टेट, तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था हिमाचल प्रदेश के लिए था। देन इट इज क्वेश्चन नंबर सी। अब सी पार्ट में हम लोग आते हैं कि सी पार्ट में क्या पूछा गया है। तो बी पार्ट के सभी क्वेश्चंस को मैं डिलीट करते हुए सी पार्ट पे आता हूं। सी पार्ट पे आने से पहले मैं सारे क्वेश्चंस आपके जो है, जो लीजिए भैया रुमाल उठाए और इसको मिटा दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट इज योर सी पार्ट। अब जरा सी पार्ट पे ध्यान दिया जाए। सी पार्ट में क्वेश्चंस क्या कह रहा है उस पे ध्यान देते हैं। इन द ईयर 1999, 1999, which state had the lowest percentage of candidates selected over the candidates appeared from the state? So शामिल उम्मीदवार में से जो चयनित है उसका 1999 में किस स्टेट के लिए सबसे परसेंटेज जो है आपका लोएस्ट परसेंटेज है? तो उसमें डाटा को जरा देखिए और ध्यान किस में देना है? सिंपली 1999 पे देना है। तो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं इस जगह पे, तो अब आपको इस बार सिर्फ 1999 वाले डाटा पे ध्यान देना है। और 1999 में हम लोग ऐसे आ गए और यहाँ पे इस बार बात हो रही है सिलेक्टेड का शामिल के रिस्पेक्ट में। तो इस बार अगर हम लोगों ने परसेंटेज की बात किया तो दिल्ली में की बात करते हैं। दिल्ली के लिए ये हमारा सी पार्ट के लिए था, दिल्ली के लिए, और वो भी ईयर किस में? 1999 के लिए। ठीक है,
परसेंटेज सिलेक्शन, इट इज नॉट क्वालिफाइड बट परसेंटेज सिलेक्शन की बात किया जाए तो परसेंटेज सिलेक्शन है 1999 में 75/9200 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो अब आप ये देखो कि ये जो है 75 चाइनीज डिवाइडेड बाई 9200 मल्टीप्लाइड बाई 100, जब आप इसको गुना भाग करेंगे तो ये कैंसिल होके 0.81% निकल कर आया। उसी तरह परसेंटेज सिलेक्शंस फॉर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के लिए परसेंटेज सिलेक्शन कितना है यहाँ पे, इस बार है 80/80/8000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 100,000,001%। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद आप आ जाइए यूपी। सो यूपी के लिए ये परसेंटेज है 75/9000 मल्टीप्लाइड बाई 100। दिस इज हाउ मच, ये कैंसिल, हाउ मच, 0.83%। देखते रहो जी। उसके बाद यूपी के बाद हम लोग चलते हैं पंजाब के लिए, यही परसेंटेज की बात करेंगे। तो पंजाब के लिए हमारे पास है 65/6000, 65/6000 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 65 को हमको 60 से भाग देना है। जाहिर सी बात है कि 1% से ज्यादा आएगा, 1.08%। अब अभी तक का सबसे बड़ा डाटा था, हालांकि हमको सबसे छोटा की बात करना है। अब हम लोग हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में परसेंटेज हमारा आने वाला है, दिस इज 80 सिलेक्टेड है 80/5500, 5500 मल्टीप्लाइड बाई 100, 00 कैंसिल, 00 कैंसिल, 80/55 कितना हुआ, 1.45%। अरे भाई मुझे तो सबसे लोएस्ट की बात पूछा गया था, तो सबसे लोएस्ट तो देखने में दिल्ली महाराज, तो सबसे लोएस्ट दिल्ली है। तो यहाँ पे फॉर विच स्टेट द सी पार्ट इन द ईयर 19 द स्टेट हैज लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन दिस फ्रॉम द appeared from the state, so this answer comes out to be दिल्ली। ओके, सो दिल्ली के लिए ही सबसे कम परसेंटेज आ रहा है, वो 0.81% आ रहा है। बाकी के लिए तो 1%, 0.83, 1 दिस, तो सबसे छोटा परसेंट हमारा दिल्ली के लिए। ओके, सो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। सी के बाद अब डी पार्ट में आ जाइए। डी पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको देख लीजिए। उससे पहले हमें सारे आंसर्स यहाँ पे इन सब को मिटा देना पड़ेगा। चलिए मैं मिटा देता हूँ, आप अपना वीडियो आगे पीछे करके देख लीजिएगा। अ डी पार्ट, फॉर विच स्टेट, अब आ जाइए किस स्टेट के लिए जस्ट एक मिनट, जरा मोबाइल पे कॉल आ रहा है, मोबाइल को कट करो भाई। ओके 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 ओके, कम हियर। सो डी पार्ट के लिए, फॉर विच स्टेट ratio of candidates selected and the candidates qualified is highest for year 1997। 1997 की बात की जा रही है, इसलिए आपको सिर्फ 1997 पे ही अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और यहाँ पे आ जाइए 1997 पे अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। एंड दिस इज फॉर डी पार्ट, डी पार्ट 1997, 1997। अब यहां पे हम लोग का आ गया फॉर विच स्टेट द रेशियो ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड एंड कैंडिडेट्स क्वालिफाइड। सो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं 1997 के लिए, और मान लीजिए दिल्ली के लिए बात करते हैं। मान लीजिए कि रेशियो ऑफ व्हाट जो है, दिल्ली के लिए हमको रेशियो चाहिए कैंडिडेट सेलेक्टेड, सेलेक्टेड बट्टा कैंडिडेट्स डी में सेलेक्टेड बटा क्वालिफाइड, इट इज नॉट शामिल, ठीक है, सेलेक्टेड बटा क्वालिफाइड। तो अब आप आ जाइए रेशियो ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड
फॉर दिल्ली के लिए 1997 के लिए, यानी कि यहाँ पे बात किया जाए तो सिलेक्टेड हो गए हमारे 90 एंड क्वालिफाइड हो गए 850। तो ये हो गया 90/850। ठीक है, बस ये रेशियो निकालना है। उसके बाद फिर दिल्ली, देन इट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए ये रेशियो हो जाएगा 86 बटा सिलेक्टेड इज 86। ओके, सिलेक्टेड इज 86 और अहर्ता वाले यानी क्वालिफाइड जो है 920 अहर्ता वाले। इस दिस ये एक रेशियो निकालेंगे। देन हम लोग यूपी के लिए निकालेंगे। यूपी के लिए हमारा हो जाएगा 80/950 और फिर हमारा हो जाएगा पंजाब के लिए सेम चीज हो जाएगा 65/490 एंड देन हरियाणा के लिए हो जाएगा यही रेशियो हमारा, ये हो जाएगा 60 देखो 90 तो 7 की हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि इस डाटा की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस डाटा में बात कर रहे थे तो दिल्ली 90 बटा, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा 86/920। देन यहाँ पे हो गया 70। ओके, उत्तर प्रदेश में इट इज 97 में 70/650। यहाँ पे 70/650। और पंजाब में ये चीज हो जाएगा 1997 में हो जाएगा 84 ये हो जाएगा 84/720 एंड हरियाणा में ये चीज हो जाएगा 60/540। ठीक है, तो अब आइए देखो 90/850 कितना हुआ जी? 90/850 0.105। ओके, 86/920 0.093। 70/650 70/650 0.107। 84/720 84/720 0.11116 एंड देन इट इज 60/540 0.111। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर विच रेशियो ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड एंड कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन दिस इज हाईएस्ट। तो अब इसमें सबसे बड़ा नंबर बताना है कि भाई देश 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 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर है मेरा 0.116 यानी 84/720। 84/720 कितना है? 0.116। तो ये सबसे बड़ा नंबर है। इस तरह से फॉर विच स्टेट, दैट इज फॉर स्टेट पंजाब। तो फॉर स्टेट दिस रेशियो दिस इज पंजाब। ओके, डी पार्ट क्या खत्म। उसके बाद अब आप आ जाइए ई पार्ट के तरफ। ठीक है, ई पार्ट में है कि ई पार्ट which state has highest percentage of total candidates selected over the total candidates appeared from the state during the years under consideration। किस राज्य में विचाराधीन वर्षों में के दौरान कुल चयनित उम्मीदवारों का उस राज्य में शामिल कुल उम्मीदवारों के प्रतिशत अधिकतम है। कुल चयनित उम्मीदवार का उस राज्य में शामिल उम्मीदवारों के पर आपका प्रतिशत निकालना है। सेलेक्टेड ओवर कैंडिडेट्स एपियर्ड की बात कर रहे हैं। ओके, सेलेक्टेड ओवर एपियर्ड की बात कर रहे हैं। तो आप फिर से वापस अब आ जाइए। देखिए अब यहां पर इस जगह पे मैं क्या कहूंगा कि पहले इन सबको पहले मिटा दीजिए। मिटाने के बाद अब आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम ये कीजिए आप कि यहां पर आ जाइए। सबसे पहले कैसे कॉल आ जा रही है, कौन है?
यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे पहले एपीरियड का पूरा जोड़ दीजिए इसको, डेली का, और यहाँ सेलेक्टेड, इनको जोड़ दीजिए। कितना आता है टोटल डेली के लिए? यहाँ पे अब टोटल की बात हम लोग कर रहे हैं। 8,000 प्लस 4,800 प्लस 7,500 प्लस 9,500 प्लस 9,000 प्लस 9,200 प्लस 8,800। कितना आया जी? 1 2 3 4 56,800। ओके, सेलेक्टेड में आ जाइए। 94 प्लस 48 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 72। 94 प्लस 48 प्लस 82 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 72। 531। ठीक उसी तरह यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आइए। एपीरियड का बात कीजिए। 7,800 प्लस 7,500 प्लस 7,400 प्लस 8,800 प्लस 7,200 प्लस 8,000 प्लस 8,500। कितना आया? 55,200। एंड इनके सेलेक्टेड की बात कीजिए। सेलेक्टेड में कितना आ रहा है? 82 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 86 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 88। कितना? 546। ओके, अब आ जाइए आप यूपी में। यूपी में एपीरियड को जोड़िए। यूपी में एपीरियड को जोड़िए। 7,500 प्लस 5,600 प्लस 4,800 प्लस 7,000 प्लस 8,500 प्लस 9,000 प्लस 8,000। हाँ, 50,400। उसके बाद अब आप आ जाइए, इसके सेलेक्टेड की बात कीजिए। सेलेक्टेड में 78 प्लस 85 प्लस 48 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 82। 78 प्लस 85 प्लस 48 518। देन अब आप आ जाओ पंजाब में। पंजाब एपीरियड 8200 6800 6500 7800 5700 6,000 6300। हेलो, 47,300 करेक्ट। 0,0,0 हो गया आपका। 8 2 10 10 5 15 15 15 8 23 23 और 7 30 3 33 के 3 हाथ में 3 3 8 11 11 6 17 17 6 23 23 23 और 7 30 30 30 और यहाँ पे 30 के बाद 17। ठीक है। ओके, देन इट इज सेलेक्टेड। 85 प्लस 70 85 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 60 प्लस दिस। कितना हो? 5 में 10 4 14 491। देन अगेन एपीरियड का आइए यहाँ पर हरियाणा। 6400 प्लस 7100 प्लस 5200 प्लस 6400 प्लस 4500 प्लस 5500 प्लस 6,000। $41,100। देन सेलेक्टेड में आ जाइए। सेलेक्टेड में 75 75 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 78 498।
अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग ये निकाल लें जरा कि ये हमारा ई पार्ट के लिए है। ओके, डेली के लिए जो है, डेली के लिए हम लोग को निकालना क्या था जी? निकालना था which stays as the highest percentage of total candidates selected over the total appeared. So अब इस जगह पे हम लोग को यहाँ पे दिल्ली के लिए ये परसेंटेज जो है निकालेंगे, तो परसेंटेज निकल कर आएगा 531 डिवाइडेड बाई 56800 इंटू 100। तो ये जाहिर सी बात है कि 1% से कम ही आएगा जो है 0.93। देन इट इज परसेंटेज ऑफ दिल्ली के बाद परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये परसेंटेज अगर हम निकालते हैं, दिस इज हिमाचल प्रदेश के लिए अगर ये परसेंटेज निकालते हैं तो इस जगह पे आएगा 546 डिवाइडेड बाई 552 55,200 इंटू 100। जाहिर सी बात है ये 1% से ज्यादा आएगा, 1% से कम ही आएगा, 0.98%। देन हिमाचल प्रदेश के बाद वी आर गोइंग फॉर यूपी। यूपी के लिए सेम परसेंटेज विल बी 518 डिवाइडेड बाई 50,400 इंटू 100। 1% से ज्यादा हो गया, 1.02%। देन यूपी के बाद आप चलिए पंजाब पे। पंजाब के लिए ये परसेंटेज कितना है? ये है 491 डिवाइडेड बाई 47300 इंटू 100। कितना हुआ? 1.03%। एंड देन इट इज फॉर हरियाणा। हरियाणा के लिए आइए, हरियाणा के लिए सेम चीज का परसेंटेज निकाल रहे हैं कि कितना पूरे सालों में सिलेक्ट हुए हैं डिवाइडेड बाई कितने जो है एपियर हुए थे, जो है मतलब शामिल हुए थे। तो ये भी आपको 1% से, वो भी यही सबसे ज्यादा दिख रहा है, 1.21%। सो अब हमसे जो पूछा गया था सवाल में, वो ये पूछा गया था कि उस राज्य में किसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो आपको दिखता है वो दिखता है मुझे हरियाणा का। सो ई पार्ट के लिए योर आंसर विल बिकम हरियाणा में ये परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ओके, दिस इज फॉर हरियाणा, राइट। सो अब हम लोग आगे मूव करते हैं फॉर ओ आर पार्ट ऑफ दिस। एफ क्वेश्चन भी शामिल है, इज इट दैट? ई के बाद एफ पार्ट भी है। ओके, एक एफ पार्ट भी इस सवाल का है। वो क्या है? फाइंड द, जस्ट एक मिनट, यहां पे है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड, क्वालिफाइड एंड अपीयर्ड फ्रॉम यूपी ड्यूरिंग द ईयर 1994 से 2000। 1994 से 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश के कुल चयनित, अर्हता प्राप्त एवं शामिल उम्मीदवारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। Find the ratio of total candidates selected, qualified and appeared from this during the year from this to this। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को। फाइंड द रेशियो, तो रेशियो तो हमको निकालना है ऑफ द टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड, क्वालिफाइड एंड अपीयर्ड फ्रॉम यूपी ड्यूरिंग दिस। तो अब इसमें जस्ट थोड़ा सा पीछे चले जाइए और यहाँ पे एक चीज और कर लीजिए। वो ये चीज कि हम लोगों ने यहाँ पे जो निकाला था, इसमें जरा यूपी के लिए बात कर रहे हैं ना अभी, तो यूपी के लिए जरा ये भी जरा निकाल लीजिए, क्वालिफाइड का ये निकाल लीजिए कि क्वालिफाइड कितने हैं पूरे वर्षों में। सो 7200 प्लस 720 प्लस 620 प्लस 400 प्लस 650 प्लस 950 प्लस 920 प्लस 900। 720, 620, 400, 650, 950, 920 और 900, इनको जोड़ने से कितना आएगा भाई? 5160।
अच्छा, अब देखिए आपका जो ई पार्ट का जो सवाल है, वो एफ पार्ट का जो सवाल है, उसमें पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल कैंडिडेट सिलेक्टेड क्वालिफाइड एंड अपीयर्ड फ्रॉम द यूपी ड्यूरिंग दिस, यानी कि ये पूछ रहा है, ई पार्ट के लिए पूछ रहा है, फॉर एफ पार्ट, सॉरी एफ पार्ट के लिए पूछ रहा है फॉर यूपी, ओके। एंड यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टोटल कैंडिडेट, ठीक है, is to qualified, is to total qualified, ठीक है, total qualified समानुपात your appeared, appeared, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल कैंडिडेट्स सेलेक्टेड। तो टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड अभी हम लोगों ने निकाला था, ये तीनों डाटा आपके पास है। ये डाटा कितना है भाई, जरा नोट कर लो यूपी के लिए। यूपी के लिए जस्ट ये डाटा है, एक बार नोट कर लो। यूपी के लिए है, ये डाटा है 50,451, 60 और 518। तो यहाँ पे हो गए टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड, कितने हो गए 518, टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड 51, 60 एंड टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड 50,400, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग इसको कुछ जैसे 2 से तो कैंसिल हो ही जाएगा, सभी 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 5, 4, 9 ये भी 3 से कैंसिल हो सकता है, 6, 1, 7, 5, 12 ये भी 3 से कैंसिल हो सकता है, और 8, 1, 9, 5, 14, तो ये नहीं होगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो 518 259, देन 200, 2580 is to 2, 2, 5, 200। इससे और कुछ मिनिमाइज हो सकता है, इसमें 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 7 तिरका 21, 7 सते 49, 7 तिरका 21, 48 नहीं लगेगा, तो इतना ही रेशियोस हम लोग छोड़ देंगे, दिस इज आंसर, ओके। तो ये रेशियो है। क्वेश्चन में देखिए, वर्ष 1994 से 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश का कुल चयनित अर्हता प्राप्त और शामिल उम्मीदवारों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया, चलिए ठीक है। अब हम लोग इसमें बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स मूव फॉर बी पार्ट, ये जो और पार्ट है इसमें आ जाइए। तो और पार्ट के लिए आइए, ये डायग्राम है जिसमें आपके पास ये कहा गया है कि 2002, 2003, 4, 5 इसमें पैडी, वीट और मेज इसका प्रोडक्शन टन में दिया हुआ है। यहाँ पे ये है आपको, ये पैडी है, ये और ये आपका दूसरा वाला ये खाली वाला मेज है, एंड दिस इज वीट है, ओके। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आ जाइए, क्वेश्चन में ए पार्ट में आ जाइए। इस फिगर को देखते हुए ये बार डायग्राम से कहीं का प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है। What is the ratio of total production of paddy, wheat and maize in the country during 2000 to 2005? यानी कि what is the ratio of total production of paddy, wheat and maize in the country during the year 2005 to 2000? वर्ष 2002 से 2005 के दौरान धान, गेहूं और मक्का के कुल उत्पाद का अनुपात क्या है देश में वर्ष 2000 से 2005 के दौरान? तो आपका वर्ष हो गया, आप देखो 2000 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 2002 की बात की जा रही है और 2005 की बात की जा रही है,
और रेशियो पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस इज इन कंट्री ड्यूरिंग द ईयर 2002 टू 2005। तो 2000 में टोटल प्रोडक्शंस पहले देख लीजिए। 2000 2002 इन 2002 टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू, तो 2002 में अगर आप देखते हैं तो 62 प्लस 20 प्लस 35, दिस इज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 82, और दिस इज हाउ मच 117। What is the ratio of total production of paddy, wheat and maize in the country during the year 2002 to 2005? तो 2002 में आपको तीन फसल धान गेहूं और मक्का का उत्पादन देश है। व्हाट इज द रेशियो, देश में इतना के दौरान धान गेहूं और मक्का के कुल उत्पादन का अनुपात। तो कुल उत्पादन टोटल उत्पादन लेना है 2002 में धान गेहूं और मक्का के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैडी, wheat and maize in the country during the year 2002 to 2005? तो 2002 में production of paddy, wheat and maize in the country, what is the ratios of total production of paddy, wheat and maize? तो एक्चुअली इसमें हमको एक क्वेश्चंस में क्वेश्चंस का लैंग्वेज के हिसाब से ये होना चाहिए कि जस्सी ए पार्ट में ये होना चाहिए कि पैडी in all the years ratio wheat in all years is to maize in all years। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2002 से 2005 के दौरान 3 फसल धान, गेहूं और मक्का के उत्पादन को दर्शाया गया है। पूछा गया कि देश में 2002 से 2005 के दौरान धान, गेहूं और मक्का के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। ओके, सो अब आप क्या करो, सारे पैडी को एक जगह जोड़ दो, यानी कि 62 प्लस 48 प्लस 70 प्लस 86। ओके, दिस इज टू, अब आपके पास आ जाइए 20 प्लस 34 प्लस 30 प्लस 55 इज टू, अब आपके पास हो गया 35 मेज 2002 में प्लस 15 प्लस 35 प्लस 42। तो देखिए कितना होता है दिस इज, तो दिस आंसर हाउ मच इज दिस 266 इज टू 139 इज टू 50 85 एंड 127। तो कोई नंबर कटने वाला है भाई, 2 से, तो 3 से 6 तो नहीं कटेगा, बस ये आंसर हो जाएगा मेरा। ओके, तो दिस इज बी द क्वेश्चंस के लैंग्वेज से देखेंगे तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैडी, व्हीट एंड मेज इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर दिस टू दिस। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस इज, नेक्स्ट पार्ट में है कि व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ मेज the total production of maize is what percentage of total production of the three crops during the years under the consideration। अच्छा, तो मक्का का कुल उत्पादन तीनों फसलों के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग बोलेंगे कि मक्का हम लोग बोलेंगे कि प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ मेज मक्का is equal to X% of total production ड्यूरिंग दिस ईयर। ओके, ये बी पार्ट के लिए। अब देखो मेज का जो प्रोडक्शन था, अगर इसी जस्ट सवाल से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो मेज का जो मेरा प्रोडक्शन था वो 127 टन था। तो यू कैन से दिस इज 127 इज इक्वल टू X%, मतलब X बटा 100 इंटू जो हमारा टोटल होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 266 प्लस 139 प्लस 127, 266 प्लस 139 प्लस 127। तो यहां से आपको x का वैल्यू निकल कर आएगा, x इज इक्वल टू 127 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये टोटल कितना 532। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे 12,700 में 532 से भाग दो, 23.87%। ओके, सो ये आपको बी पार्ट हो गया। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज इज व्हाट परसेंट, दैट इज X% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स ड्यूरिंग द ईयर अंडर द कंसिडरेशंस। ओके, सो अब आप चलिए सी पार्ट के तरफ चलिए। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पैडी ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर द कंसिडरेशन। तो सी पार्ट भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है और सिंपली इन्हीं डाटाओं पर है। ठीक है, तो सी पार्ट की तरफ मैं चलता हूं। सी पार्ट, सी पार्ट में है द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो हमने कहा एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट is what percent is equal to X% of average productions of paddy, average production of paddy। सो अगर आप देखोगे तो ये जो डाटा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैडी जो है आपके पास 266 है और वीट जो है 139 है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट वाज 139 टोटल डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स में थे आप देखोगे तो 4 सालों में था। तो दिस इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू X%, मतलब X बटा 100 मल्टीप्लाइड बाई एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पैडी, और पैडी का था 266 बटा 4। ये एवरेज है, एवरेज दिया इसलिए लिख रहा हूं। सो अब यहां से ये कैंसिल है और योर x का वैल्यू निकालना है। सो योर x इज इक्वल टू, इनको ले आके इसमें गुना कर दो, तो 139 into 100 divided by 266, how much? 13,900 में 200, हाँ 52.25%। ओके, सो ये आपका था सी पार्ट। अब चलिए हम लोग चलते हैं जरा डी पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सी पार्ट के बाद अब हम लोग डी पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके ओके ओके, रुक जा भैया रुक जा। सो अब मेरा रहा डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेज, what percentage of production of maize should be increased or decreased so that the total production of maize is exactly half the total production of paddy in the this is। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अगर हम लोग टोटल प्रोडक्शंस की बात करते तो देखते कि पैडी का जो है टोटल प्रोडक्शंस मेरे पास था, पैडी टोटल था कितना था 266 टन। ठीक है, और वो कितना था वीट, वीट कितना था जी 139 टन, इज इट दैट 139 टन, और मेज था मेरा 127 टन। अब क्वेश्चंस यहां पे पूछता है कि व्हाट परसेंट ऑफ मेज शुड बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड
so that the total production of maize is exactly half the total production of paddy. तो अब आपके पास क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज शुड बी इक्वल टू हाफ द प्रोडक्शन ऑफ, जस्ट एक मिनट भाई, ये सबको पहले मिटाओ यहां से। वापस आओ। Production of maize should be increased or decreased so that the production of maize is exactly half the total production of paddy. तो total production of paddy पहले देखो, तो paddy का पहले आधा करो भाई, तो इसका हाफ किए, half of paddy production is equal to 133 टन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे अपने मेज को या तो बढ़ाए या घटाए ताकि टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेज जो है ना एग्जैक्टली इसके बराबर हो जाए। अब मेज मेरा 127 टन है और मुझे ये कहा जा रहा है कि 127 को कितना परसेंट इसमें और बढ़ाया जाए कि ये चीज मिल जाए। ठीक है, यानी ये कहा जा रहा है अगर क्वेश्चन के हिसाब से कि 127 प्लस x% ऑफ 127 इज इक्वल टू 133 हो जाना चाहिए। मतलब 127 में उसका कितना परसेंट हम जोड़ें कि हमारे पास 133 मिल जाए। यानी कि आपको क्या करना चाहिए, ये पहले पार्ट को ले आके इधर घटा दीजिए। सो घटाने पर कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 133 माइनस 27 दैट इज 6। ठीक है, 6 इज इक्वल टू x% मतलब x बटा 100 गुना 127 और इस तरह से आपके पास x का वैल्यू हो जाएगा 600 बटा 127। देखिए तो कितना होता है जी, 4.72%। इतना परसेंट हमारा जो है मेज का प्रोडक्शन अगर बढ़ जाएगा तो वो एग्जैक्टली पैडी के प्रोडक्शन के आधे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डी पार्ट था। अब आप चलिए ई पार्ट के तरफ हम लोग आते हैं। Is it live on Facebook? Okay, so let's come on the E part. E part में आई, ई पार्ट में इन द ईयर 2004, ठीक है 2004 की बात कर रहे हैं। सो 2004 में हम लोगों ने क्या किया, 2004 द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज इंक्रीज्ड बाय 50%। व्हीट को 50% से बढ़ा दिया गया। ठीक है, इंक्रीज बाय 50%। एंड प्रोडक्शन ऑफ पैडी, जो दो पैडी था मेरा, उसको हम लोगों ने घटा दिया बाय 40%। ठीक है, in the year 2000 this the production of the wheat is increased by 50% and the paddy production of paddy is decreased by 40%। इसको 40% घटा दिया। then the production of paddy will be what percent of the production of wheat। तब आपसे पूछा जाता है, then क्वेश्चन पूछा जाता है, then production of paddy is what percent, paddy will be what percent, so will be x% of production of wheat। ठीक है, सो बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले ये देखो 2004 का डाटा देखो, 2004 का डाटा आपके सामने ये है। 2004 में क्या है, पैडी है 70, व्हीट है 30। ठीक है, 2004 में जो 2004 में पैडी जो है वो है आपको हाउ मच, सिंपली 70। तो 70 और व्हीट है आपके पास, व्हीट है 30। ओके, 70 और 30 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे है 70 और व्हीट है हमारा हाउ मच, 30। दिस इज टन और दिस इज ऑल्सो टन। तो देखो व्हीट को हम लोगों ने 50% बढ़ा दिया और पैडी को 40% घटा दिया। तो पैडी तो मेरा 70 था, तो 70 में क्या किया मैंने, 70 में उसका 40% घटा दिया, प्रोडक्शन ऑफ दिस 40% घटा दिया, 40% ऑफ 70। ओके, दिस इज x% ऑफ पैडी का जो प्रोडक्शन था वो था मेरा जो है 30 था, और 30 में 30 का
50% हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया आपका, ये जो चीज है 4 सते 28, यानी कि इसका 40% यानी कि 28 घटा दिया, यानी कि ये हो गया आपका 42, 60% हो गया। ठीक है भाई, अगर इसमें अगर 40% घटा रहे हो तो 60% बच जाएगा, 6 सते 42 इज इक्वल टू x परसेंट, मतलब x बटा 100 मल्टीप्लाइड भाई जो हमारा वीट है वो तो था मेरा 30, उसको 50% बढ़ा दिए तो 30 में 30 50% 15 हो जाएगा, तो 45 ये हो गया टोटल। सो अब यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x विल बी इक्वल टू 4200 बटा 45, और जाहिर सी बात है कि ये परसेंटेज के टर्म में अगर हम लोग देखते हैं 93.33%। ठीक है, सो ये हमारा ई पार्ट का क्वेश्चन था। देन जो है धान का उत्पादन, गेहूं के उत्पादन का कितना प्रतिशत है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ पैडी विल बी व्हाट परसेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट। ये क्वेश्चन ई पार्ट, और रिलेटिवली क्वेश्चन नंबर 7 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन 7 था उससे क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट था, मतलब या पार्ट था, वो रिलेटिवली आसान है। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 8? यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सो पहले इस पार्ट को फिर से पहले मिटा दो यार, क्लीन कर लो। जस्ट अ मिनट, यस। क्यों? विल कम। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट इन द रुपीज एक्सपेंडिचर इन द रुपीज ऑफ द टू फैमिलीज। अरे भाई, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एक्सपेंडिचर ए फैमिली, पहला फैमिली के लिए, फैमिली ए के लिए 30,000 रुपया है और फैमिली बी के लिए 45,000 रुपया, और ये डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में इनके दिए हुए हैं। ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए थे। चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और एग्जैक्टली आंसर्स की तरफ भी हम लोग चलते हैं। ओके, सो लेट्स सी हियर। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन द फूड? ठीक है, अब यहां देखो बड़ा आसान सवाल पूछा गया है, परिवार ए और परिवार बी, और जाहिर सी बात है यहाँ पे फूड वाला जो है ये है। ठीक है, फूड वाला ये है। तो अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर ए पे चलिए। एक्सपेंडिचर ऑन फूड फॉर फैमिली ए, फैमिली ए। अब देखो फैमिली ए जो है 30,000 रुपया खर्चा करता है अपना। ठीक है, ये 30,000 रुपया खर्चा किया, और यहां पे दैट 30,000 रिप्रेजेंट्स व्हाट, विविध, भोजन, देश देश देश, ये सारे को जोड़िएगा तो 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री रिप्रेजेंट्स यू 30,000। ओके, सो एक डिग्री रिप्रेजेंट्स हाउ मच, 30,000 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, इसलिए ये 144 डिग्री, मतलब भोजन कितने को रिप्रेजेंट करेगा, सो 144 डिग्री विल रिप्रेजेंट यू, इतना मल्टीप्लाइड बाई 144। सो ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, क्योंकि ये 360 डिग्री जो है पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 144 डिग्री। ठीक है, सो इसको काट दीजिए, 12 बढ़िया 144, 12 तिहाई 36, 0 0 3 से कट के हो गया 4, और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो 12,000 इज इट, ये ए के लिए हुआ। सिमिलरली योर एक्सपेंडिचर ऑन द फूड फॉर फैमिली बी, तो फैमिली बी का टोटल खर्च है 45,000, दैट 45,000 रिप्रेजेंट्स यू 360 डिग्री, 360 डिग्री रिप्रेजेंट 45,000, इसलिए 136 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला। इसको जरा गुना भाग करके देखिए जी, गुना कीजिए जरा फटाफट, एग्जैक्ट, जस्ट यू कैंसिल दैट, इसको जीरो से जीरो कैंसिल हो गया,
4500 मल्टीप्लाइड बाई 136 डिवाइडेड बाई 36, 4500 मल्टीप्लाइड बाई 136 डिवाइडेड बाई 36, एग्जैक्ट 17,000। ठीक है, सो ये 17,000 आ गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 17,000, एग्जैक्ट है ना? तो जोड़ दीजिए, दिस इज 29,000। कितना? हाँ, ऑन फूड। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन फूड। तो फूड पे जो है दोनों का खर्च पता चल गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग फिर बी पार्ट के तरफ चलते हैं। सो ए पार्ट को मिटा दीजिए कि 12,000 और 17,000 आए थे फूड के लिए। ठीक है, अब हम लोग बी पार्ट के क्वेश्चंस पे चलते हैं। बी पार्ट, बी पार्ट में है the total expenditure of the two families on the fuel is what percent of total expenditure of two families on clothing। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहां पे? total expenditure of two families on fuel is equal to x percent is what percent। तो is मतलब equal, what percent मतलब x percent of total x percent of total expenditure of the two families on the clothing। तो total expenditure of two families on clothing। ओके, अब यहां देखिए, इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों फैमिली का फ्यूल पे क्या खर्च है इनका। देखिए, इनका था 30,000, 30,000 के हिसाब से इनको खर्च करना था। 1 डिग्री के लिए 360 डिग्री से भाग देंगे तो ये 1 डिग्री का पता चलेगा। और फ्यूल के लिए जो है इनका ईंधन के लिए 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री से गुना कर दी। ये फैमिली ए का हो गया। फैमिली बी के लिए जब आप आइएगा तो फैमिली बी का 45,000 है, मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 24 डिग्री। यहाँ पे 24 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 45,000 रुपया डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ईंधन के लिए 24 डिग्री है तो 24 डिग्री से, तो ये चीज मेरे पास रहेगा यहाँ पे इज इक्वल टू x परसेंट मतलब x बटा 100 इंटू, अब उनका निकालिए कि 30,000 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, 30,000 डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई ये है क्लॉथिंग के लिए। और क्लॉथिंग कपड़ा के लिए यहाँ पे 60 डिग्री है, कपड़ा के लिए 64 डिग्री है। यहाँ पे 60 प्लस 60 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपको 45,000 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 64 डिग्री। 64 डिग्री इनके कपड़ा के लिए जो बन रहा था यहाँ पे। ठीक है, सो अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें एक काम कर रहा हूँ, 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री दोनों साइड से मैंने गायब कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और काम मैं आसानी से कर सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पर भी 3 जीरो, यहाँ पर भी 3 जीरो, ये 3 जीरो को मैंने गायब कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा कैलकुलेशंस हो गया, 30 तिहाई 900 प्लस यहाँ पे हो गया 45 मल्टीप्लाइड बाई 24 कितना हुआ जी? 1080 इज इक्वल टू x बटा 100 और यहाँ पे 1800 प्लस 45 इंटू 64 2000 2880। देखो देखो सब तरफ से 1000 निकाल के गायब कर दिए थे, यानी कि x इज इक्वल टू, इनको जोड़िए कितना हो गया 1980 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18, दिस इज 4680 आया 42.30%, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपके बी पार्ट का आंसर हो गया। सो आगे मूव करते हैं जी।
बी पार्ट के बाद अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट। क्वेश्चन का सी पार्ट क्या बोलता है जी? क्वेश्चन का सी पार्ट। इफ द expenditure of two families on food on house rent is increased by 20% and 30% respectively, then what will be the percentage increase in the total expenditure of the two family combined? ओके देखो, फैमिली ए है, फैमिली बी है, इनका खर्चा जो है 30,000 है और इनका खर्चा जो है 45,000 है। ठीक है, अब ये इस 30,000 में अगर आप देखेंगे तो फूड और हाउस रेंट की बात किया जाए, फूड फूड और हाउस रेंट इनमें फूड पे कितना खर्च है? फूड पे खर्च है ये 144 डिग्री जो है, यानी कि 30,000 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 144 डिग्री, तो आप देखे होंगे ये निकल कर आया था 12,000। इज इट दैट? उसी तरह से फैमिली बी के लिए जब हम लोग फूड का खर्च निकाले थे तो ये निकल कर आया था 17,000। ठीक है, 45,000 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 136 डिग्री। अब आपकी बात है हाउस रेंट की बात है। हाउस रेंट के लिए है इनका 30,000 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 72 डिग्री। ओके, 72 डिग्री। तो आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 6,000। 36,000। हाँ, 30,000 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 72 जो है कैंसिल हो जाएगा जी, 6,000। एंड देन इनके लिए देखिए जरा, इनके लिए जो ना हाउस रेंट पे कितना खर्च हो जाएगा? 45,000 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई इनका मकान किराया, इनका भी 72 डिग्री पर है। ठीक है, 72 डिग्री। तो देखो जरा कितना आता है, 72 से 5 9,000 आता है, 9,000। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन फूड and house rent are increased by 20% and 30%, then what will be the percentage increase in the total expenditure of the two families combined? So पहले एक बात कर लो, देखो ये जो 30,000 है, इस 30,000 में इनका फूड और हाउसिंग पर है 18,000। रेस्ट पे कितना है भाई? रेस्ट इज 30,000 में से रेस्ट अगर हम निकाल देते हैं तो 12 6 18, 12,000 और बच गया। ठीक है, इनका जो है रेस्ट कितना बचता है? दिस इज रेस्ट, देख लिया जाए। रेस्ट 17,000 और 9,000, 9 7 16, 26,000। 26,000 वहां से घटा दिए, 19,000। कितना? 19,000। ठीक है, अब क्वेश्चंस को जरा ध्यान से देखिए फिर से। अब क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। अब हमारा फैमिली ए है और फैमिली बी है। ठीक है, खर्च की बात करते हैं तो इनके पास 12,000, उसके बाद फूड पर इनके जो है खर्च जो है वो है 12,000, और आपको हाउस रेंट पे है इनके 6,000। इनके लिए देखते हैं तो 19,000 एक खर्च है, मतलब प्लस फूड पे जो है 17,000 है, और हाउस रेंट पे इनके जो है 9,000 है। ठीक है,
अब कहा ये जा रहा है कि अच्छा, अब यहां पे देखा जाए कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 30,000। यहां पे टोटल इज 45,000। कहा यहां पे जा रहा है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन द फूड एंड हाउस रेंट इज इंक्रीज बाय 20% एंड 30%, तो फूड वाले पे 20% बढ़ गया। अब यहां पे आ जाइए, इस आइटम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आइटम को कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट यहां पे नाउ नाउ अब आपका फूड कितना हो गया, तो फूड पे देखते हैं तो 20% बढ़ गया, तो 12,000 प्लस 12,000 का 20%, 12,000 इंटू 20%, तो कितना हो गया जी? 12 दूना 24, 2400 बढ़ गया, यानी कि हो गया आपका कितना? 2400 बढ़ गया ना, तो 14,400। ठीक है। हाउसिंग रेंट पे इनका जो बढ़ा है वो बढ़ गया है 30%, तो 6,000 का 30% जोड़ दीजिए। 6,000 प्लस 30%, 6,000 इंटू 30%, 25 नहीं 20% है। 20% और 30%, तो 34 का 1,800 यहाँ बढ़ गया, यानी कि ये हो गया 7,800। ठीक है। तो अब देखो फूड और हाउसिंग पे ये बढ़ गया है, सिमिलरली इनका भी बढ़ जाएगा उसी तरह। इनका अब फूड बदल के कितना हो गया, अब इनका फूड हो गया, इस पर बढ़ गया 20%, यानी 17 दूना 34, 3400 बढ़ गया, यानी कि हो गया 20,000। 3400 बढ़ गया ना, तो कितना हो गया? 20,400। और इनका HR बढ़ गया 30%। HR तो 9,000 में 30% और जोड़ दीजिए, 9 तिरका 27, 2700 बढ़ गया, कितना हो गया? 11,700। ठीक है। सो नाउ जो है अब आपका पहले अब आप सोचिए, मैं बोल रहा हूं अर्लियर अर्लियर टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ फैमिली, दोनों फैमिली का पहले एक्सपेंडिचर हुआ करता था 30,000 प्लस 45,000। ठीक है, यानी कि होता था 75,000। राइट। अब कितना खर्च हो गया? नाउ टोटल एक्सपेंडिचर। अब आज के टाइम में टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, अब इधर इनका जोड़िए। 12,000 रुपया जो था, एक ये जो था फूड और हाउसिंग लोन के छोड़ के, उस पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फूड बढ़ के हो गया 14,400 प्लस आपका ये हो गया 7,800। ठीक है। तो ये बढ़ के कितना हो गया भाई, आप बताइए। 12,000, 14,400 और 7,800, 34,000। ठीक है, 34,200, 4200 एग्जैक्टली बढ़ गया। यहां से 2400 बढ़ा, यहां से 1,800 बढ़ा। वहां देखिए अब प्लस प्लस, अब उस फैमिली का निकालिए, ये तो ए फैमिली का हो गया। ठीक है, इस प्लस दूसरे वाले फैमिली का निकाला जाए, 19,000 वो था, प्लस 17,000 वो, 20,400 प्लस 11,700, तो उनका कितना हुआ? 51,000। 3400 वहां बढ़ा था और 2700 यहां बढ़ा था। ठीक है, 3400 और 2700, तो कितना हुआ? 51,100। सो अब ये कितना हो गया? 34,000 और 51,000। सो ये हो गया आपके पास 300, तो इधर हो गया, ये हो गया 85,000, 85,300। अब देखो 75,000 से कोई चीज बढ़ के 85,300 हो गया, और हमसे पूछा जाता है कि देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो इस तरह से हमारा परसेंटेज इंक्रीज की बात करेंगे, तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू 85,300 हो चुका है। 85,300 माइनस 75,000 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अब आप बताइए, 85,300 में से 75,000 घटा रहे हैं हम लोग,
तो कितना आ जाएगा जी? हाँ, 10,300 डिवाइडेड बाई 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। बताइए कितना आ रहा है? हाँ, 13.73%। ओके, दिस मच आंसर, कि इतना परसेंट जो है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि फूड पे जो है एक तरफ 20% और हमारा हाउसिंग रेंट पे 30% बढ़ गया है, तो फिर ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो ये 13.73% ओवरऑल खर्च बढ़ा है। ठीक है, सो आगे मूव करते हैं डी पार्ट की तरफ। व्हाट इज द डी पार्ट? The expenditure of the two families increased by 15% on clothing. Clothing पे 15% बढ़ा दिया है. What is the percentage of expenditure on miscellaneous should be decreased by two families separately so that their total expenditure remains same? अब देखो, दोनों फैमिली का, फैमिली ए और फैमिली बी, ठीक है, उसका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहना है। 30,000 का 30,000, यहां पे इनका 30,000 रहना है, और इसका फैमिली बी का एक्सपेंडिचर 45,000 रहना है। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि क्लॉथिंग पे दोनों आदमी, क्लॉथिंग पर, ये हमारा डी पार्ट के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं, कहा गया कि क्लॉथिंग पर 15% का इंक्रीज हो गया है। ठीक है, 15% इंक्रीज कर दिया है दोनों ने, अलग अलग जो है। तो कहा जा रहा है कि मिसलेनियस पर, मिसलेनियस पे आ, ये जस्ट एंगल के लिए है। सो मिसलेनियस पर हमको कितना परसेंट जो है डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि खर्च जो है नहीं बढ़े। तो अब आप देख लो, मैं यहाँ पे एक फिगर पे जाके जब देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि जो आपका क्लॉथिंग है उस पे 15% आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो क्लॉथिंग का जो खर्च था ए फैमिली के लिए, और फैमिली ए, ठीक है, क्लॉथिंग का जो खर्च था, क्लॉथिंग वॉज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 60। ठीक है, डिग्री, ये क्लॉथिंग का था। सो ये कितना आया था जी? 6 6 पंचे 30, 5,000 रुपया, और 5,000 में 15% बढ़ा दिया गया, 15%। 15% इसका कितना हो जाएगा? इस 15/100, तो ये हो जाएगा 700, 15×75, 750। अब देखो, ये जो 750 रुपया क्लॉथ पे जो इंक्रीज किया गया है ना, इतना ही हमको मिसलेनियस में घटाना चाहिए। ठीक है, मिसलेनियस में क्या करना चाहिए? उतना ही घटा देना चाहिए। तो ये पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द मिसलेनियस शुड बी डिक्रीज बाय द टू फैमिली सेपरेटली सो दैट देयर एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। सो फैमिली ए का एक्सपेंडिचर अगर क्लॉथिंग पे 750 रुपये बढ़ता है, तो उसको मिसलेनियस में कितना घट जाना चाहिए? तो आई से इट इज, मिसलेनियस में इतना ही घटना चाहिए, उसका परसेंटेज निकाल दो। परसेंटेज डिक्रीज इन मिसलेनियस इज इक्वल टू 750, उसको घटा देना चाहिए। कितने पर घटाना चाहिए? जो उसका ओरिजिनल था। तो उसका ओरिजिनल कितना था? उसका ओरिजिनल था 30,000, 30,000 बटा 360 मल्टीप्लाइड बाई 54 डिग्री, 54 डिग्री इंटू 100। ठीक है, तो अब आप देखो, ये देखोगे तो आपको निकल कर आएगा, जस्ट एक मिनट, डू कैलकुलेशन। हाउ मच? नीचे कितना आया? तो 750/450 इंटू 100 कितना हुआ जी?
नीचे कितना था ये 30,000 इंटू 54 डिवाइड बाई 360 कितना आया था? ज्यादा आया होगा ना। 18 दूना 36 4500 ओके 4500 ठीक है। तो कितना आया बताओ? 750 बटा 45 इंटू 100 16.6%। ओके तो ये फैमिली ए के लिए था। ओके तो देन विल बी फैमिली बी के लिए। सो फैमिली बी के लिए आ जाइए। फैमिली बी के लिए आप हमसे कर रहे हैं तो हर जी फोन आपका नंबर हुआ दूसरा कोई उठा रहा है ओके सो फैमिली बी के लिए उनका खर्च था दिस इज क्लॉथिंग पे 64 डिग्री था। तो अगर हम लोग डायरेक्टली देखें कि हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज इन मिसलेनियस फॉर फैमिली बी सो दैट कि उसको अपने क्लॉथिंग पे 15% बढ़ने के बावजूद भी उसको मिसलेनियस में कितना कम कर दें ताकि उसको खर्च में कोई फर्क नहीं पड़े। तो वो अगर आप कैलकुलेशंस के हिसाब से देखेंगे तो एक्चुअली क्या आएगा, वो आएगा 60 डिग्री। 60 नहीं, इसका क्लॉथिंग था 64 डिग्री। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से जब आप आएंगे तो ये हो जाएगा 64 डिग्री क्लॉथिंग के लिए एंड क्लॉथिंग और मिसलेनियस के लिए दोनों के लिए 64 डिग्री है। तो अगर उसको 15% यहाँ पर अगर उसने इंक्रीज किया था दैट इज आपको क्लॉथिंग पे, तो फूड पे भी उसको उतना ही कम करना पड़ेगा क्योंकि ये डिग्री जो है 64 डिग्री सेम है। तो दिस इज एग्जैक्टली उसको 15% जो है फैमिली बी को और फैमिली बी फैमिली बी को 15% कम करना पड़ेगा क्योंकि उसका क्लॉथिंग और मिसलेनियस का दोनों का एंगल सेम है। ओके तो 15% अगर क्लॉथिंग पे बढ़ता है तो मिसलेनियस पे 15% कम करना पड़ेगा, राइट। सो देख चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। ई पे दिस विल बी योर ई पार्ट। देन ई पार्ट। If the expenditure of two families on food, clothing, and house rent is increased by 10%, 20%, 30%, then find the ratio of total expenditure on the food, clothing, and the house rent. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, यदि दोनों परिवार का भोजन, कपड़ा और मकान किराए में होने वाले व्यय में 10%, 20% और 30% की वृद्धि हो जाती है, तो उनके भोजन, कपड़े और मकान किराए में होने वाले व्ययों का अनुपात ज्ञात कीजिए दोनों परिवारों का। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ टू फैमिलीज on food, clothing, and house rent is increased by this percent, then find the ratio of their total expenditures on food, clothing, and this. क्या इसमें दोनों अलग अलग परिवारों के लिए करना है या दोनों परिवारों के लिए एक साथ करना है? तो एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लॉथिंग ऑफ द फॉर द टू फैमिलीज इंक्रीज
If the expenditure of the two families on the food, clothing and house is increased by this respectively, then find the ratio of total expenditure. यदि दोनों परिवारों का भोजन, कपड़े और मकान किराए में होने वाले व्यय में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो उनके भोजन, कपड़े और मकान किराए में होने वाले कुल व्ययों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनके भोजन, कपड़े और मकान किराए में होने वाले कुल व्यय में अनुपात ज्ञात कीजिए। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑन द फूड, क्लॉथिंग एंड हाउस रेंट। तो उनके भोजन, कपड़े, मकान किराए में होने वाले व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एक्चुअली ये पूछना क्या चाहते हैं, पूछना ये चाहते हैं फाइनली कि इंक्रीज्ड में अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करें फूड, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं क्लॉथ्स और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं हाउस रेंट। फूड में कहा जाता है कि आपको इंक्रीज कर दिया गया है, 10% इंक्रीज हो गया है। उसके बाद कपड़े में जो है 20% इंक्रीज हो गया है एंड हाउसिंग रेंट में जो है 30% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अगर ये स्थिति है कि फूड, क्लॉथ और एचआर में ये इंक्रीज हो गया है तो अब कहा जाता है कि उनके भोजन, कपड़े और मकान किराए में होने वाले, यानी ये इंक्रीज होने के बाद अब हम लोग से ये पूछा जाता है कि इन इन दिस सिचुएशन मतलब जब इंक्रीज हो गया है तो जो फूड पर प्लस क्लॉथ्स पर प्लस हाउसिंग पे जो खर्च हुआ था उतना बटा बी का फूड पे प्लस क्लॉथ्स पे और प्लस हाउसिंग रेंट पे जो खर्च हुआ है उसका रेशियो बताइए। तो ये रेशियो कैसे निकलेगा? देखो अब दोनों के केस में निकाल लीजिए। ए वाले के लिए ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट कितना हो जाएगा? 30,000। तो मेरा अगर हम तीनों का कैलकुलेशंस करेंगे सो 30,000 हम कॉमन करते हैं। ठीक है, फूड पे उनका कितना खर्च होने वाला था? तो फूड पे जो खर्च होने वाला था वो था आपको 30,000 बटा हमने ये 360 डिग्री को भी बाहर कर लिया। फूड पे जो खर्च होने वाला था वो 144 डिग्री, यानी कि एक्चुअली खर्च क्या था? ये फूड वाला खर्च था मेरा 30,000 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 144 डिग्री और इसमें 20% बढ़ाना था, यानी कि 1.2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 20% नहीं 10%, 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह क्लॉथ्स वाले के लिए अगर देखते हैं तो 60 डिग्री और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20%, 1.2 से 20% बढ़ा दिया। उसी तरह हमने हाउसिंग रेंट पर किया और वो 72 डिग्री था, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1.3 से 130%। दिस होल डिवाइडेड बाई अगेन यहाँ पे 45,000 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इनटू, अब इनको आइए, इनका फूड के लिए था 136 डिग्री, तो 136 डिग्री इंटू 1.1 प्लस इनके लिए था आपको क्लॉथ्स के लिए था 64 डिग्री, सो 64 डिग्री इंटू 1.2 प्लस और इनके लिए था आपका हाउस रेंट पे अगेन इनका भी 72 था, तो 72 डिग्री इंटू 1.3, 30% बढ़ा के। सो इस तरह से ये आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा जी आंसर? सो दिस इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई 45,000 और यहाँ पे जरा बोलिए 144 में 1 पॉइंट, ये कितना हुआ? 144 इंटू 1.1 कितना हुआ? 324 ऊपर में ये 324। दिस इज 144 इंटू 1.1 प्लस 60 इंटू 1.2 प्लस 72 इंटू 1.3। देन अगर नीचे में 136 इंटू 1.1 देखिए 136 इंटू 1.1 प्लस 64 इंटू 1.2 प्लस 72 इंटू 1.3 प्लस 64 इंटू 1.2 प्लस 72 इंटू 1.3।
320। तो ये हो गया आपका 30/45 ऊपर में 324/320। हमें क्या पूछा गया था सवाल में? रेशियो ही पूछा गया है, ठीक है। तो आप कुछ कैंसिल कर दो। 30 15 दूना 30, 15 तिया 45। 3 से ये काट देंगे हम लोग को। 4 3 7 10 नहीं कटने वाला है। 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा जी। 4 अठे 32, 4 और 4 अठे 32, 0। 3 से कट के ये हो गया 27। तो दिस इज 2 से कट के ये हो गया 40। 27:40। इज इट? सो ये हमारा आंसर था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 का और हम लोग फिर इसके सब्सिक्वेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।